इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। रूस के कजान में ब्रिक्स के 16वें समिट की शानदार शुरुआत हो चुकी है। रूस की प्रेसिडेंटशिप में भारत, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज के लीडर्स भी इस समिट में शामिल हुए हैं। कजान में वो मौजूद हैं और यकीन मानिए अमेरिका और उसके पिछलग्गू वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कजान पर टिकी है। कजान दुनिया को यह बता रहा है कि अब ग्लोबल पावर और ग्लोबल इकोनॉमी का शिफ्ट अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से हटकर एक नए सेंटर की तरफ बढ़ रहा है और उस सेंटर का नाम है ब्रिक्स। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आप वो मकबूल फिल्म का वो डायलॉग याद है? शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए। शक्ति का यही संतुलन बन रहा है रूस के कजान में। ब्रिक्स के रूप में एक नए डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकल एक्सिस का लगातार मजबूत होना दुनिया के कई देशों के वर्चस्व को ओपन चैलेंज दे रहा है, ओपन चुनौती दे रहा है। ये वो तस्वीर है जो दुनिया को एक नया मैसेज दे रही है। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि दुनिया में एक नई धुरी तैयार हो चुकी है। ये वो तस्वीर है जो ये साबित कर रही है कि भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से अलग अलग देश भी एकजुट हो सकते हैं। ये तस्वीर बता रही है कि दुनिया केवल डेवलप्ड कंट्रीज के कंट्रोल में नहीं चलेगी, बल्कि डेवलपिंग नेशंस को भी उनका हक देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिक्स के 16वें समिट की शुरुआत हो चुकी है। कजान के एक्सपो सेंटर में हो रहे ब्रिक्स के इस समिट के लिए कई एजेंडे तय किए गए हैं। उन एजेंडों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन रूस में चल रही समिट को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। क्यों? यूएस, यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यहां तक कि जापान की नजरें भी कजान पर गड़ी हुई हैं। असल में बात यह है कि ब्रिक्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड की सुपरमेसी को चैलेंज कर रहा है। 1975 से एडवांस इकोनॉमी के नाम पर चल रहे एकाधिकार को डायरेक्ट चुनौती दे रहा है। साल 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक बनाया था। साउथ अफ्रीका के इसमें जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स बन गया। असल में इस संगठन का नाम इसके फाउंडर कंट्रीज के नाम के पहले लेटर को जोड़कर बनाया गया है। ये वो देश हैं जो दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, अपने देश की तमाम परेशानियों और मुश्किलों को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये वो देश हैं जिनके ग्रोथ को दुनिया के उन देशों ने हमेशा निचले दर्जे का माना जो पहले से डेवलप हो चुके थे। और आज वही देश उन सो कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज को ना केवल टक्कर दे रहे हैं, बल्कि उससे आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की अगुवाई वाले ग्रुप G7 की। G7 में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। 1975 में बना यह संगठन दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। भारत समेत दुनिया के और भी कई देशों ने इस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश की, लेकिन सीधे सीधे कहूं तो G7 में मौजूद देशों ने उन्हें इस क्लब में घुसने नहीं दिया। और G7 कंट्रीज के इसी रुख को देखते हुए दुनिया की कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज ने अपने लिए नए संगठन को बनाने का फैसला किया जो ब्रिक्स के रूप में आज सबके सामने है। और यह बात भारत ओपन फोरम में भी कई बार कह चुका है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले महीने ही जेनेवा में एक इंटरव्यू के दौरान इसे लेकर बेलाग बयान दिया था। Now there is a club, the BRICS. Why this club? And do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. So we decided, okay, we are also, good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. So it started. I mean, it's actually a very interesting group, because if you look at it, typically any club or any group has either a geographical contiguity
or some common historical experience, or a very strong economic connect. There are some orthodox binding factors. But when you have a Brazil in South America and Russia in Europe and India and China and Asia, and later on South Africa was added, the common feature was really, I would say, big countries rising in the international system. Russia perhaps had already risen, so would not necessarily qualify in that, who felt that their coming together would give them greater weight and greater influence. पहले तो पश्चिमी देशों ने ब्रिक्स को लेकर डाउट दिखाया था, यह साबित करने की कोशिश की थी कि यह संगठन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, और अगर चलेगा भी तो यह बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होने वाला है। लेकिन ब्रिक्स ना केवल खुद को तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, बल्कि वो सो कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी वाले ग्रुप G7 को भी कई मायनों में पीछे छोड़ चुका है। ब्रिक्स का मजबूत होना, ब्रिक्स का बढ़ना, यानी वर्ल्ड ऑर्डर का शिफ्ट होना, ब्रिक्स इस बात को साबित भी कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि ब्रिक्स ने अपने दरवाजे G7 की तरह दूसरे देशों के लिए बंद नहीं किए हैं। फाउंडिंग कंट्रीज के अलावा UAE, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया इस ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, तुर्की, फिलिस्तीन और मलेशिया समेत और भी कई देशों के प्रतिनिधि ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंचे हुए हैं। ब्रिक्स के कजान समिट की प्रायोरिटीज में नए सदस्यों को जोड़ने और उनके साथ इंटीग्रेटेड होने की बात शामिल की गई है, और यही बात ब्रिक्स को मजबूत बनाती है। कई वेस्टर्न मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि ब्रिक्स को G7 को टक्कर देने की बात एक सपना है, लेकिन ब्रिक्स देशों की इकोनॉमी और दुनिया में उनकी पोजीशन इस दावे की हवा निकाल रही है। ब्रिक्स देशों की GDP देखिए, चीन की GDP 17.96 ट्रिलियन US की है। दूसरे नंबर पर भारत है जिसकी GDP 3.39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की है। रूस की इकोनॉमी 2.24 ट्रिलियन डॉलर्स, ब्राजील और सऊदी अरब की 1.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की है इकोनॉमी। इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, UAE और ईरान की अर्थव्यवस्था भी तेजी से 1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है। ब्रिक्स मेंबर्स की इकोनॉमी 2022 तक ग्लोबल इकोनॉमी का 28% थी। अब स्टैटिस्टा का ये कंपैरिजन देखिए, ये डेटा बता रहा है कि कैसे साल 2007 से G7 कंट्रीज की GDP नीचे खिसकने लगी, जबकि ब्रिक्स देशों की GDP ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। साल 2024 में अब तक ब्रिक्स देशों की GDP वर्ल्ड GDP की 34.92% तक हो चुकी है, जबकि G7 देशों की GDP 30.05%। स्टैटिस्टा का ये ग्राफिक्स भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इसमें नीले रंग का जो बार है वो G7 कंट्रीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये जो लाल रंग का बार है ये ब्रिक्स देशों को। तो सबसे पहले 1995 का डेटा है जिसके मुताबिक G7 देशों की ग्लोबल GDP में शेयरिंग 44.9% थी, जबकि ब्रिक्स देशों यानी भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की केवल 16.9%। 2010 में इसमें देखिए जबरदस्त बदलाव दिखाई दिया। देखिए, G7 कंट्रीज का ग्लोबल GDP में शेयर घटकर 34.3% हो गया, जबकि ब्रिक्स कंट्रीज का बढ़कर 26.6% पे पहुंच गया। और फिर आया साल 2023 यानी कि पिछला साल, जब ब्रिक्स देशों ने ग्लोबल GDP की हिस्सेदारी के मामले में G7 देशों को पटखनी दे दी। 2023 में ब्रिक्स देशों की इसमें हिस्सेदारी 32.1% हो गई, जबकि G7 देश और लुढ़क कर 29.9% पे पहुंच गए। यानी ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं उन देशों की इकोनॉमी आज उन सो कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी से अच्छा प्रदर्शन कर रही और तेजी से आगे भी बढ़ रही। और ये केवल एक सेक्टर में नहीं है, दुनिया की कुल आबादी की 45% पॉपुलेशन ब्रिक्स देशों में रहती है। तो ये सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, रिसोर्स है, ये मैन पावर है, ये मार्केट है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। दूसरे रिसोर्सेज के मामले में भी ब्रिक्स G7 से आगे निकल रहा है। तेल और गैस की बात करें तो दुनिया के टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 44% ब्रिक्स कंट्रीज में हो रहा है। S&P ग्लोबल ने इसी साल फरवरी में ब्रिक्स और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया कि दुनिया के टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 17% केवल सऊदी अरब, UAE और ईरान करते हैं।
रूस भी क्रूड ऑयल का बड़ा प्रोड्यूसर है। तो आप समझिए कि ब्रिक्स में रूस, यूएई और ईरान तो हैं ही, सऊदी अरब भी ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा है। इतना ही नहीं, क्रूड ऑयल के 42% प्रोडक्शन के साथ साथ ब्रिक्स कंट्रीज ऑयल कंजम्पशन में भी 35% की हिस्सेदारी रखती हैं। इसलिए ब्रिक्स के एक्सपेंशन को ऑयल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का सुपर ग्रुप भी बताया जा रहा है। ब्रिक्स समिट के एजेंडे में एक बहुत बड़ा मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पेमेंट सिस्टम का। कजान में चल रहे ब्रिक्स समिट में इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम में ब्रिक्स देशों की भूमिका को और ज्यादा मजबूत करने पर भी बातचीत की जा रही है। और ये ना केवल G7 बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अमेरिका ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के पैरेलल एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिक्स ने इसकी शुरुआत साल 2015 में ही कर दी थी, जब इन देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाने का फैसला किया था। इस बैंक के गठन का मकसद ब्रिक्स देशों के साथ साथ सभी विकासशील देशों को अपने बुनियादी ढांचे और दूसरी परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद करना था। वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर की मान्यता अमेरिका को सुप्रीम बनाती है, लेकिन ब्रिक्स देशों ने इस पर भी काम शुरू कर दिया है। भारत और रूस रुपए और रूबल में कारोबार शुरू कर चुके हैं। इसी तरह रूस और ईरान के बीच भी लोकल करेंसी में ट्रेड की डील हो चुकी है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स की अपनी करेंसी की बात भी जोरों पर है। इस ट्वीट को देखिए, यह रूस के विदेश मंत्रालय का ट्वीट है। इसमें लिखा गया है कि हम अपने मित्र देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर निर्बाध पेमेंट और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश में हैं। इसमें पेपर करेंसी के अलावा डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। भारत ने भी ब्रिक्स देशों को यूएई की तरह यूपीआई अपनाने की सलाह दी है। देखिए, डिजिटल करेंसी जो है वो आज के वक्त के हिसाब से भी सही होगी और इसके लिए पेपर करेंसी जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी। लेन देन भी आसान होगा। तो ब्रिक्स देशों के बीच ट्रेडिंग तो आसान हो जाएगी, कारोबार आसान हो जाएगा, लेकिन इससे इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इसका सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? तो जी, अमेरिका को और उसके प्यारे डॉलर को। नैस्डैक की रिपोर्ट के मुताबिक करेंसी ट्रेडिंग में लगभग 90% हिस्सेदारी डॉलर की है। हाल के सालों तक तेल की खरीद बिक्री 100% डॉलर में की जाती थी। अभी इसमें कमी आई है, लेकिन वो भी केवल 5% तक की। अगर ब्रिक्स की अपनी करेंसी आती है तो इससे ब्रिक्स देशों के बीच कारोबार में आसानी होगी, लेकिन इससे अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉलर डोमिनेंस बहुत कम हो जाएगी। डॉलर के हटने की वजह से इन देशों के कारोबार से लेकर पॉलिसीज तक में अमेरिका की दखल जो है वो कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा झटका तो ये होगा कि डॉलर के दम पर अमेरिका जो अपने हिसाब से दूसरे देशों पर पाबंदियां लगाया करता है वो खत्म हो जाएगी। ब्रिक्स के कजान समिट में एक मुद्दा एक तरफा पाबंदियों का भी है और साफ है कि ये रूस पर अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के लगाए गए बैन को लेकर है। अब यह भी कहा जा रहा है कि क्या ब्रिक्स की करेंसी वाकई आ सकती है? तो भाई क्यों नहीं आ सकती? जब यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो आ सकती है तो ब्रिक्स की क्यों नहीं? और यहां एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं। वो बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक के गोल्ड डिपॉजिट में ब्रिक्स देशों का हिस्सा करीब 20% है। तो अगर गोल्ड बैक्ड करेंसी लाने पर भी सहमति बन जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तो बस अब इंतजार है कि कजान से क्या निकलकर सामने आता है। यह तो तय है कि ब्रिक्स में और भी देश शामिल होंगे, जिससे इस ग्रुप का ग्लोबल इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा और यह ब्रिक्स देशों के साथ साथ दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए एक नया सपोर्ट सिस्टम तैयार करेगा जो वेस्टर्न कंट्रीज के दबदबे को कम करने में कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इसमें आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। और साथ में उन दोस्तों के लिए जो मेरी तरह के टी शर्ट्स आप पहनना चाहते हैं, अच्छे कोट्स वाले टी शर्ट जो आपको पसंद आते हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे ब्रांड का, डिफेंस डिटेक्टिव के ब्रांड का लिंक दिया हुआ है और प्लस कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो आप उस पर जाएं और अपने मनपसंद टी शर्ट को खरीदें जो डिफेंस डिटेक्टिव के ब्रांड के तरह है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,